हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। इलाकों को एक्सप्लोर करने के बारे में बात कर रहा था। जल्दी ही उन लोगों ने रास्तों के बारे में और बाकी चीजों के बारे में आपस में डिस्कस किया और जल्दी सोने चले गए ताकि कल सुबह जल्दी जागकर यह लोग अपने काम को अंजाम दे सके। फिलहाल रेहान और रतिका एक ही ट्री हाउस में रह रहे थे क्योंकि पहले ही इन ट्राइबल लोगों ने इन दोनों को एक ट्री हाउस दे दिया था और इससे ज्यादा यह लोग क्या ही कर सकते थे। ट्राइबल एरिया में ट्री हाउस बनाना इतना आसान नहीं था, भले ही यहाँ रहने वाले लोग इस काम में माहिर होते थे। पर फिर भी रेहान इन लोगों को दो अलग अलग ट्री हाउस देने के लिए नहीं कह सकता था। ट्री हाउस में बहुत कम जगह होती थी, पर फिर भी ये दोनों वहां एक स्पेस रखकर आराम करते थे क्योंकि इन दोनों को अपनी लिमिट पता थी। रेहान को भी पता था कि उसे सिर्फ कियारा के लिए ईमानदार रहना है और अब वह और ज्यादा गलतियां नहीं कर सकता है। रेहान पूरी रात अपनी प्लानिंग करने में लगा हुआ था। इस वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाया था और इसी चक्कर में अगली सुबह जब वह जागा तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। असल में प्रेम था, उसमें से सब कुछ आपस में एक दूसरे को दे देते थे और एक साथ शामिल होकर उनके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि चुपचाप बचकर रेहान के पास आ गई और सबसे पहले रेहान को इस बारे में बताया। फिलहाल तो डरी हुई लिटिल निशा किसी छोटे से डरे हुए खरगोश की तरह लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने माँ बाप के पास अपनी परेशानी लेकर आई। रतिका ने जल्दी जल्दी लिटिल निशा की मदद से सारा सामान पैक किया और वहीं रेहान गेट के पास खड़ा होकर देखने लगा कि बाहर क्या चल रहा है। रेहान ने जब देखा कि दुश्मन उसके पास आते जा रहे हैं तो उसने परेशान होते हुए कहा, जितना हो सकता है उतना सामान पैक कर लो, सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो और चलो यहाँ से सारा सामान पैक करके। रतिका ने रेहान से कहा, चलो चलते हैं। रतिका की बात सुनकर रेहान ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अगर हम तीनों एक साथ जाएंगे तो सबका ध्यान हमारी तरफ खींच जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों पास में रखी हुई पेड़ की डालियों को लो और उसके पीछे छुपते हुए यहाँ से आगे बढ़ो, मैं तुम लोगों के पीछे आता हूँ। जैसे ही रतिका ने रेहान की बात सुनी तो उसने बिना कोई बहस करे तुरंत सहमत होते हुए पेड़ की डालियों का सहारा लेकर लिटिल निशा के साथ आगे बढ़ना सही समझा। वह इस वक्त इमोशनल होकर नहीं बल्कि सिचुएशन को देखकर प्रैक्टिकल होकर काम कर रही थी और इसीलिए उसने तुरंत रेहान को अपने साथ ले जाने की जिद छोड़ी और आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह भी जल्दी ही यहाँ पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि नीचे आए हुए लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और नीचे जितने भी लोग खड़े थे उन्हें देखकर लग रहा था कि सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और सबकी फिजिक भी देखने में अच्छी खासी लग रही थी। ऐसे में रेहान इन लोगों से इस हालत में तो नहीं बच सकता था। इस वक्त नीचे लगभग 30 लोग खड़े थे और सभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। रेहान को तो उन्हें देखकर ही डर लग रहा था। वो इन लोगों से लड़कर अपनी मौत को बुलावा नहीं देना चाहता था और रेहान को पता भी नहीं था कि अगर वह इन लोगों से बिना सोचे समझे भिड़ भी जाता है तो क्या इस ट्राइब के लोग उसकी मदद करेंगे। रेहान को इन सब की संभावना कम लग रही थी, इसलिए उसने खुद को बचाना सही समझा। रेहान ने एक नजर इस प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों की तरफ देखा जहां सब लोग डर के मारे अपने घुटनों पर नीचे बैठे हुए थे और अपना सिर नीचे झुकाकर बाहर से आए हुए लोगों को अपनी मनमानी करने दे रहे थे। रेहान इन लोगों को देखकर समझ गया था कि यह सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ऐसी हालत में यह लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। रेहान खुद भी इन लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी मदद नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने यहां से छुपकर बाहर घने जंगलों में छुपना ही सही समझा। जल्दी ही रेहान भी रतिक और लिटिल निशा के पास पहुंच गया और सामने के दो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से दुश्मनों को देखने लगा। इस वक्त रेहान और रतिका दोनों ही दूसरे प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों की पहचान जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह रातों रात दुश्मन कहां से खड़े हो गए और यह लोग कौन हैं। रेहान जल्द से जल्द इन लोगों का पता लगाना चाहता था। रेहान को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने प्रिमिटिव ट्राइब के लोग इस दूसरे ट्राइब के लोगों से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं। आखिर ऐसी भी क्या पहचान है इन लोगों की। रेहान और रतिका लिटिल निशा से इन लोगों के बारे में पूछना चाहते थे, पर लिटिल निशा को ज्यादा बातें करनी नहीं आती थी।
और वह रेहान की भाषा में बात भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सिर्फ पूछने पर इतना ही कहा कि यह लोग बुरे लोग हैं। वो बार बार यही बात कह रही थी और बहुत ज्यादा डर रही थी, जिससे रेहान समझ गया कि यह लोग खतरनाक है। रेहान और रतिका आए हुए इन लोगों को ध्यान से देखने लगे और इनकी हर एक हरकत को अपनी पेनी आंखों में कैप्चर करने लगे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। रेहान और रतिका थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे, इसीलिए इन लोगों को सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रेहान बस इतना देख पा रहा था कि एक आदमी जिसके सिर पर अजीब सा मुकुट रखा हुआ है, उसने इस कबीले के सरदार का गला पकड़ा हुआ था और उसे घसीट कर लेकर आ रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा गुस्से में है और लगातार गुस्से में ही वह उस सरदार को कुछ ना कुछ कह रहा है। दूर खड़े होने की वजह से रेहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उस आदमी की बात सुनकर कबीले का सरदार हाथ जोड़ती रदौर के सामने रख दी, जैसे कह रहे हो कि वह उन लोगों को माफ कर दे और इस खाने को स्वीकार कर ले। दो बास्केट में बहुत ज्यादा सामान नहीं था, पर इन लोगों के पास सिर्फ इतना ही था, इसीलिए इन्होंने सारा खाना उठाकर दूसरे कबीले के सरदार को दे दिया। फिर भी दूसरे कबीले का सरदार इस वक्त कोई खास संतुष्ट नहीं लग रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और खाने की टोकरी को लात मारकर उसने सारा खाना जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उसने इस कबीले के सरदार और बाकी लोगों को कुछ देर तक धमकियां दी और उन लोगों को डराने लगा। इन लोगों की धमकी सुनकर कबीले का सरदार काफी ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था और अगले ही पल उसने उस तरफ अपनी उंगली से इशारा कर दिया जहां रेहान रहता था। जैसे ही रेहान ने उसे इशारा करते देखा तो उसका दिल एकदम से दर्द करने लगा। कुछ देर के लिए वह बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपने मन में सोचा कि जैसा वह पहले सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बाहर दूसरे कबीले के लोग कुछ खास अच्छे इरादे लेकर यहाँ नहीं आए हैं। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे कबीले के लोगों को पता कैसे चला कि रेहान यहाँ पर रह रहा है। इस सिचुएशन को देखकर रेहान के दिल में लगातार एक के बाद एक सवाल उठते जा रहे थे और उसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरे कबीले के सरदार ने जब देखा कि पहले कबीले के सरदार ने एक ट्री हाउस की तरफ इशारा किया है, तो उसने अगले ही पल अपने साथ आए हुए लोगों को हाथ से इशारा करके उसे ट्री हाउस को चारों तरफ से घेरने का ऑर्डर दे दिया। दूर से खड़ा रेहान जब यह सब कुछ देख रहा था तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, इस कबीले के सरदार ने मुझे धोखा दिया है। इन लोगों के डराने पर यह मेरे बारे में बताने के लिए तुरंत तैयार हो गया। धोखेबाज रतिका, जो रेहान के बगल में ही खड़ी थी, उसने रेहान की बात सुन ली और उसे समझाते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो रेहान। ये लोग यहाँ पर हमारे लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग यहाँ पर औरतों को अपने साथ ले जाने आए हैं। इन लोगों ने कबीले के सरदार को धमकाया और यहाँ की सबसे खूबसूरत औरत को अपने पास बुलाया। हालांकि वह औरत भी इन लोगों का मन नहीं बहला पाई, इसीलिए इन लोगों ने इस सरदार को खुश करने के लिए उन्हें खाना दिया। पर यह आदमी उससे भी खुश नहीं हुआ और इसने इन लोगों को और ज्यादा डराना शुरू कर दिया और आखिर में हार मानकर इन लोगों को हमारे ट्री हाउस के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि उनके मुताबिक वहां पर भी एक लड़की रह रही है और वह मैं हूं। रेहान अपने नजरिए से चीजों को देख रहा था, जबकि रतिका आसपास की हर एक चीज को ध्यान से देख रही थी। वो लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसने रफली आइडिया लगाया और सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी। रतिका जब से यहाँ आई थी तब से यहाँ की लैंग्वेज और रहन सहन के साथ साथ यहाँ के रीति रिवाज और सोशल इश्यूज को समझने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे जल्दी ही यह बात समझ आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब रेहान ने रतिका की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा औरतों को चुराने आए थे? रेहान ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी जिंदगी में इस तरह की चोरी भी देखेगा जहां औरतों को जबरदस्ती चुरा कर ले जाया जाता था। वैसे ये सब कुछ अर्बन सोसाइटी में भी होता था, पर उसे चोरी नहीं बल्कि किडनैपिंग कहते थे। यहां पर लोग अपने बाकी लोगों का भला करने के लिए खुद अपनी मर्जी से इन लोगों के साथ जाते थे, पर जाने से पहले पूरी कोशिश करते थे कि यह उस दूसरे कबीले के लोगों के हाथ ना लगे। इस तरह के प्रिमिटिव ट्राइबल एरिया में ताकतवर मर्दों की जितनी ज्यादा जरूरत थी, उतनी ही ज्यादा जरूरत खूबसूरत औरतों की भी थी। यहां औरतों को भी सामान की तरह समझा जाता था और उन्हें चुराया जाता था। या तो यह लोग चुरा लेते थे या उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाते थे। और इन लोगों की हरकतें पर उसने लिटिल निशा को अपने साथ लिया और आगे की तरफ भागने लगी। वहीं पीछे छूट गए। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन प्रिमिटिव लोगों के साथ अब क्या करें जो लगातार उसके पीछे आ रहे से हैं। रेहान ने पहले मैगी से थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग सीखी थी, पर इसका यह मतलब नहीं था कि उसे बहुत अच्छी फाइटिंग करनी आती थी।
हालांकि उसने इतना सीखा था कि वह ऑर्डिनरी लोगों के साथ लड़ाई लड़ सकता था और खुद को डिफेंड कर सकता था। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि फिलहाल वह जेसिडी रॉबर्ट जिन लोगों से लड़ने के बारे में सोच रहा था वो ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, बल्कि बहुत खतरनाक लोग थे। उसके सामने फिलहाल 30 से ज्यादा प्रिमिटिव लोग खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह लोग पैदाइशी ही बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे। ऊपर से इतने खतरनाक एनवायरनमेंट में रहने के बाद यह लोग इसी के अकॉर्डिंग ढल गए थे। इन लोगों को देखकर किसी को भी डर लग सकता था, क्योंकि यह दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थे और इतनी खतरनाक लोगों को देखकर कोई भी इनसे लड़ने के बारे में कैसे सोच सकता था। ये सभी लोग इंसान कम और खूनखार जानवर ज्यादा लग रहे थे, जिनकी आंखों में खून बह रहा था। रेहान इस वक्त अकेला था, इसीलिए इतना ज्यादा डर रहा था। पर अगर यह लोग उससे बाहर की दुनिया में या उसके इलाके में मिलते तो कभी भी रेहान के टॉप अलग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हरा नहीं पाते। फिलहाल रेहान इजू इन लोगों से लड़ने के बजाय इन लोगों को थोड़ी देर यहीं उलझाए रखना चाहता था, जिससे रतिका भागने में कामयाब हो जाए। रेहान इन लोगों को बिजी रखने के लिए इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक भारी सा पत्थर पड़ा हुआ है। रेहान ने जल्दी से अपना सारा जोश लगाकर उस पत्थर को उठाया और अचानक से सामने से आ रहे एक प्रिमिटिव लोगों के सामने फेंक दिया। इस वक्त जो आदमी सामने से आ रहा था वह काफी तेज रफ्तार में आ रहा था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि रेहान ने सिर्फ 2 to 3 सेकंड के अंदर यह कदम उठा लिया था, जिस वजह से सब लोग हैरान रह गए। वो पत्थर एकदम से जाकर उस आदमी के सिर पर लगा और अचानक से ही उसके सिर से खून बहने लगा और वह वहीं जमीन पर गिर गया। रेहान भी यह देखकर काफी हैरान हो गया कि उसके एक पत्थर फेंकने से ही सामने वाला आदमी पूरी तरह बेहोश होकर और घायल होकर जमीन पर गिर गया। हालांकि रेहान के पास फिलहाल ज्यादा खुश होने का टाइम नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। ये देखकर रेहान ने जमीन से एक सूखी सी लकड़ी उठाई और इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। रेहान ने इसे भाले की तरह सामने से आ रहे दूसरे आदमी पर फेंका और अगले ही पल एक तेज दर्द से भरी आवाज चारों तरफ गूंज गई। इस आदमी को कोई चोट नहीं लगी थी। रेहान जब इस लकड़ी को फेंक रहा था तो सामने से आ रहे आदमी ने देख लिया था और अपने दोनों हाथों से इस लकड़ी को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने की वजह से ही इतनी तेज आवाज आई थी जब रेहान ने देखा कि उसके हाथ में अभी भी लकड़ी का एक और टुकड़ा बचा हुआ है। तो उसने लकड़ी के टुकड़े को फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े आदमी के हाथों पर गई। उसने हाथ में एक तेज शशाप नुकीला पत्थर लिया हुआ था, जो भले जैसा दिखता था। यह देखकर रेहान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को वहीं जमीन पर डाल दिया और सीधा उस आदमी की तरफ जाने लगा, ताकि उससे अपने हाथों से लड़ाई लड़ सके। सामने खड़े आदमी ने अपने हाथ में एक नुकीला भाला पकड़ा हुआ था, जो काफी लंबा था और उसे इतने गहरे घने जंगल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ऊपर से रेहान उसके काफी पास आकर उससे लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से वह आदमी इस भाले का इस्तेमाल इतनी पास हो रही लड़ाई में नहीं कर सकता था। सामने खड़े आदमी को देखकर लग रहा था सर नुकीले भले का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकता है। तो उसने हार नहीं मानी और उस भले को एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल रेहान ने उसकी आंख के पास एक तेज मुक्का मारा, जिसकी वजह से उस आदमी की आंखों में सूजन आ गई और वह अपनी गहरी लाल आंखों से रेहान को देखने लगा। अगले ही पल रेहान ने बिना टाइम गवाए उस सामने वाले इंसान को अपने पैर से एक तेज किक मारनी चाहिए, पर इस बार उस आदमी ने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच आउट करके तुरंत रेहान की किक को लगने से रोक लिया। जब रेहान ने देखा कि उसकी यह स्किल काम नहीं आ रही है तो उसने हार नहीं मानी और नीचे झुककर तुरंत अपने घुटनों से कोई हथियार निकालने लगा। इस वक्त उसके पास कोई नुकीला हथियार नहीं था, पर जैसे ही वह नीचे झुका तो कुछ अंडों के क्रैक होने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल सामने खड़े आदमी ने हैरानी से रेहान को देखना शुरू कर दिया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे नुकीले कील जाकर लग गए और वह आदमी भी वहीं बेहोश होकर गिर गया। रेहान ने कुछ ही मिनट में 2 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था, जो शायद अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल भी खड़े नहीं होने वाले थे। रेहान ने जब खुद इन लोगों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ताकत अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि रेहान इस वक्त अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जल्दी ही बाकी लोग भी उसके पास पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सामने से आ रहे प्रिमिटिव लोगों ने जब देखा कि रतिका कुछ दूरी पर ही भागते हुए आगे बढ़ रही है, तो रतिका को देखकर उन सबकी आंखों में चमक आ गई। वे सब लोग अपनी आंखों में दुनिया जहां का लालच भरकर उसे देखने लगे।
हालांकि रतिका से पहले उन्हें रेहान दिखाई दे रहा था। जब रेहान पर उनकी नजर गई और उन्होंने देखा कि रेहान ने उनके 2 लोगों को बुरी तरह मार दिया है, तो वह सब लोग हैरान रह गए। एक बार के लिए तो सब लोग डर गए। जैसे रेहान को लग रहा था जैसे उसे इन 28 लोगों से एक साथ लड़ना पड़ेगा, पर किसे पता था कि यहाँ का सरदार नियमों को बहुत मानता है और वह इस खेल को भी उतना ही सही तरीके से खेलना चाहता था। कबीले का सरदार अकेला रेहान के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए रेहान से बोला, चलो एक फेयर गेम खेलते हैं, जो जीतेगा सब कुछ उसका होगा। कबीले के सरदार की बात सुनकर रेहान ने उससे पूछा, अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझे और मेरे लोगों को यहां से जाने दोगे? जैसे ही रेहान ने अपना सवाल किया तो वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों के लिए रेहान की कही बात किसी मजाक से कम नहीं थी और इसीलिए वह सब लोग रेहान का मजाक उड़ाने के लहजे में उस पर हंस रहे थे। अगले ही पल चारों तरफ एकदम शांति छा गई और कबीले के सरदार ने अपनी कड़क आवाज में कहा, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए जीतने की बात तो तुम भूल को भांप लिया और अपने हाथों को तेज स्ट्रेच आउट करते हुए ब्लैक टाइगर अटैक स्टाइल में अपना हाथ तेज घुमाते हुए एक जोर का घूसा उस आदमी के पेट में मारा। अगले ही पल रेहान और उस आदमी के टकराते ही एक तेज आवाज हुई और वहां उठी धूल के बीच अगले ही पल रेहान जमीन पर गिरा हुआ मिला। सामने खड़े सरदार ने रेहान को इतनी तेज मारा था कि रेहान का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था और वह लगभग बेहोश होने लगा था। उसे वापस अपने होश में आने में कुछ सेकंड का टाइम लग गया। अगले ही पल रेहान जमीन पर गिर जाता है और उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे होश ही नहीं रहता और होश में आने के लिए भी उसे टाइम लगता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि सरदार ने उसके साथ खेल खेला है। असल में उसने बोला था कि वह अकेला रेहान के साथ लड़ेगा, जबकि लड़ने के वक्त उसके सभी साथी एक साथ आ गए और रेहान पर हमला बोल दिया। रेहान ने गुस्से से उस आदमी से कहा, कमीने, तुझे कहां से यह फेयर गेम लग रहा है? तूने धोखे से मुझ पर हमला करवाया है। रेहान की बात सुनकर सरदार ने हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा था कि हम 1-on-1 खेलेंगे? मैंने कहा था कि हम फेयर गेम खेलेंगे। जैसे ही रेहान को इस आदमी की बात समझ आई तो 8 मिनट के लिए वह दंग रह गया, क्योंकि अभी अभी एक प्रिमिटिव आदमी ने उसे बेवकूफ बनाया था। इस आदमी को ध्यान से देखने के बाद रेहान को यह आदमी कुछ अलग ही लग रहा था। यह बाकी लोकल लोगों से थोड़ा अलग था। इसे देखकर रेहान को कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। जब रेहान ने देखा कि यह आदमी इनके यहाँ की लैंग्वेज को काफी अच्छे से बोल रहा है तो यह देखकर रेहान कुछ देर तक सोचने लगा और फिर उसे समझ आया कि जरूर यह आदमी भी बाहर से भागकर यहाँ आया होगा। हालांकि रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इन प्रिमिटिव लोगों के साथ हाथ मिलाकर यही क्यों रहने लगा और इनका सरदार क्यों बन गया। रेहान ने गुस्सा करते हुए उस आदमी से पूछा, ये क्या बकवास है? तुमने मुझे बांधा क्यों है? अचानक से ही उस सरदार ने रेहान को अपने लोगों को कहकर बंदी बना लिया और रेहान को यह बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए रेहान ने ही उससे यह बात पूछी थी। रेहान का सवाल सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पकड़ने के लिए कौन आया है? हम तो यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को कैद करने के लिए आए हैं। तुम्हारे साथ जो खूबसूरत लड़की भागकर यहाँ से जा रही थी, हमें उसी की जरूरत है। तुम उसे वापस लेकर आओ। हमें उस लड़की को किंग को सौंपना है। जैसे ही रेहान ने इस आदमी की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किंग कौन है, इसीलिए उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा, हु द हेल इज द किंग? रेहान का सवाल सुनकर सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह वहां खड़े होकर रेहान के सवालों का जवाब दे। उसने अपने साथ आए हुए लोगों को आर्डर देते हुए कहा, यह आदमी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसे तब तक मारो जब तक मर नहीं जाता। सरदार के इतना कहते ही एक आदमी सामने से चलते हुए रेहान के पास आया। उसके दोनों आंखों में इस वक्त गुस्से से खून तैर रहा था और वह रेहान को गुस्से से देख रहा था। इस वक्त इस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। रेहान अभी तक समझ चुका था कि इस कुल्हाड़ी से इन लोगों ने कई लोगों को मारा है और इस बार बारी रेहान की है। पर रेहान उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार करें। रेहान वापस खड़े होकर इन लोगों से लड़ना चाहता था, पर उसके सिर पर इतनी तेज मारा गया था कि एक भारी सी लकड़ी उसके सिर से टकराकर टूट गई थी। वह तो रेहान की हिम्मत थी, वरना अभी तक वह कब का हिम्मत हार चुका होता। रेहान ने देखा कि सामने खड़ा आदमी उसकी गर्दन पर एक तेज तर्रार चाकू रखने वाला है और उसकी गर्दन को उसके सिर से अलग करने वाला है। यह देखकर रेहान अपनी जगह से खड़ा होना चाहता था। उसने कई बार अपने हाथों को जमीन पर रखकर पूरी हिम्मत के साथ खड़े होने की कोशिश की, पर अभी भी उसका सिर चकरा रहा था और उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे पा रही थी।
सामने खड़ा आदमी रेहान के बगल में आया। उसने उसे उठाकर घुटने के बल बैठा दिया। फिर वह उसके गर्दन पर चाकू को रखकर काटकर मारने वाला था। तभी एक तेज आवाज वहां खड़े सभी लोगों के कानों में गूंजी। सब लोग अपनी जगह पर रुक जाओ। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने यह आवाज सुनी तो उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। सामने खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि रतिका थी, जो वापस आ गई थी। रतिका को अपने सामने देखकर सरदार ने रेहान की गर्दन से चाकू हटाने के लिए कहा और हंसते हुए रतिका को देखकर बोला, तुम अपने आप ही वापस आ गई। बहुत बढ़िया, तुमने मेरी मेहनत को खराब होने से बचा दिया। इस आदमी की बात सुनकर रतिका ने गुस्से से कहा, हम लोगों को यहां से जाने दो। रतिका की आवाज सुनकर रेहान ने हल्की बेहोशी की हालत में कहा, तुम वापस क्यों आए? रतिका रेहान का सवाल सुनकर रतिक ने सामने खड़े अजनबियों को कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए रेहान से कहा, मैं तुम्हें यहां अकेले कैसे मरने दे सकती थी? रतिका की बात सुनकर रेहान ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वापस आ जाने से ये लोग मुझे यहां से जिंदा वापस जाने देंगे? तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। इन प्रिमिटिव लोगों के लिए नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते थे। इन लोगों की आंखों में सिर्फ सामने वाले की ताकत की ही कदर थी। जो लोग कमजोर होते थे ये लोग उनको जीने नहीं देते थे, और जो लोग ताकतवर होते थे उनके सामने या तो ये लोग मर जाते थे या उनसे हाथ मिलाकर उन्हें अपनी ताकत का एक हिस्सा बना लेते थे। रेहान भले ही एक बड़े खानदान का बेटा था, पर इन लोगों के सामने वह सिर्फ एक कमजोर आदमी था। यहां पर चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ थे। यहां रहने वाले लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में इन लोगों को अपने परिवार और ताकत के बारे में बताकर रेहान बिना वजह मजाक नहीं बनी। आने आए हो? रतिका की बात सुनकर कबीले के सरदार ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हारे लिए और कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। कबीले के सरदार की बात सुनकर रतिका ने अपने पास से एक चाकू निकाला और अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा, कुछ करना ले। इसीलिए उसने तुरंत उसकी बात मानने के लिए हां कह दी। सरदार को अच्छे से पता था कि सामने खड़ी लड़की हिम्मत वाली है, इसीलिए एक बार यहां से जाने के बाद भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आई। ऐसी लड़की अपने दोस्त के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेगी, और फिर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी रतिका की बात माननी पड़ी। सरदार ने अपने मन में सोचा कि उसे फिलहाल रतिका की बात माननी चाहिए। जब उसके हाथ कोई मौका लगेगा तो वह रेहान के साथ अपना हिसाब पूरा कर लेगा। वह जैसा चाहता है रेहान के साथ वैसा करके रहेगा। और सबसे जरूरी बात, ये लोग यहाँ पर रतिका को अपने साथ लेने आए थे, ना कि रेहान को कुछ करने। वहीं दूसरी तरफ रतिका ने अपने मन में कुछ अलग प्लान बना रखे थे, जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए उसे यहां तक आना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने अपने मन में सोचा कि कम से कम अगर वह रतिका के साथ जाएगा तो मौका देखकर उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा और अपनी सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेगा। इसके लिए रतिका को इस बात के लिए हां कहनी होगी कि कबीले का यह सरदार रेहान को अपने साथ ले जाए। तभी अचानक से कबीले के सरदार ने अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इन लोगों को यहां से ले जाओ। कबीले का सरदार इस बात से खुश था कि उसने कम से कम रेहान की यह हालत कर दी थी कि वह बिना इलाज के ठीक नहीं हो सकता था। उसे मारकर सरदार को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सरदार को इस बात का बहुत गुस्सा था कि रेहान ने उसके 2 लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, और इसी बात का बदला लेने के लिए वह रेहान को मार रहा था। इस वक्त 3 लोगों के दिमाग में अपने अपने आइडियल्स चल रहे थे, और तीनों को ही एक दूसरे के ख्यालों के बारे में कुछ नहीं पता था। अब देखते हैं कि यह 3 लोग अपने आइडिया पर कैसे काम करते हैं और किसका आइडिया सक्सेसफुल होता है। इन लोगों को कहां लेकर जाएगी इनकी 3 तगड़ी। इस वक्त रतिका, रेहान और कबीले का सरदार तीनों के दिमाग में अलग अलग प्लानिंग चल रही थी, और तीनों ही एक दूसरे की प्लानिंग से अनजान थे। कबीले के सरदार ने अपने लोगों को आदेश देते हुए कहा, इस लड़के को यहां से ले जाओ। रेहान को ले जाते वक्त एक सबॉर्डिनेट ने देखा कि लिटिल निशा वहीं परदरी सहमी रतिका के बगल में खड़ी हुई है। यह देखकर उसने सरदार की तरफ आंखों ही आंखों में सवालिया लहजे में पूछा कि लिटिल निशा का क्या करना है। अपने सबॉर्डिनेट का सवाल सुनकर सरदार ने एक नजर प्यारी सी लिटिल निशा की तरफ डाली और फिर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोला, क्या बचपुष्यमणि छाना पड़ा। राशि पुरी सारी कबीले के सरदार ने थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसके हिसाब से उसे पता चला कि वह पहले जिस जगह पर और जिस कबीले के लोगों के साथ रह रहा था, इस वक्त उसे वहां से कुछ दूरी पर लेकर आया गया है।
इतने दिनों में आज पहली बार रेहान को पता चला था कि इस पूरे माउंटेन में बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जिनमें कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। रेहान को तो ऐसा लग रहा था जैसे फिलहाल वो किसी ट्राइब में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विलेज में आया है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग थे। यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी और अंदर बहुत सारे कच्चे घर बने हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर एक छोटा किला बना हुआ है जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। इसी वक्त रेहान को यह भी पता चला कि यहाँ पर 5 से 6 हंटिंग सरदार थे और सभी दिखने में बहुत खूंखार लग रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सभी हंटिंग सरदार को किंग ने यही काम दिया था। उन्होंने कहा था कि सबको खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ लेकर आना है, जबकि रेहान को जो सरदार लेकर आया था वह अपने साथ 2 लड़कियों को और रेहान को लेकर आया था। वहीं बाकी सभी लोग 7-8 खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ लेकर आए थे। इन सब लोगों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि इनमें दया नाम की कोई चीज नहीं है और न ही इनमें कोई करुणा है। यह लोग औरतों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे ही रतिका को यहां लेकर आया गया तो उसे और लिटिल निशा को लकड़ी के पोल से उतारा गया और फिर उन सबको एक साथ एक बड़ी सी जेल में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान को एक छोटी सी जेल में रखा गया था जहां वह अकेला था। किस्मत से उसकी जेल रतिका की जेल से ज्यादा दूरी पर नहीं थी और वे दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को अच्छे से देख सकते थे। जब सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया तो हंटिंग टीम के सरदार इकट्ठा होकर उस गांव में बने एक बड़े से घर में गए जो गांव के बीचों बीच बना हुआ था। रेहान ने अनुमान लगाया कि जिस किंग की यह सरदार बात कर रहे थे वो यहीं रहता होगा। ये लोग अंदर अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाकर किंग से अपना इनाम लेने गए होंगे। लॉकअप में बंद होने के बाद रतिका ने रेहान को देखकर उससे कहा, रेहान क्या तुम ठीक हो? मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सिर पर काफी चोट लगी है और खून भी बह रहा है। रतिका की बात सुनकर रेहान ने अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा जहां उसे चोट आई थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि उसे तेज चोट लगी है। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया तो उसके हाथ पर बहुत सारा खून लग गया। एक बार को तो रेहान घबरा गया, पर फिर रतिका को परेशान देखकर उसने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, मैं अभी भी अपने आप को संभाल सकता हूं। अपनी बात कहकर रेहान चारों तरफ उस गांव में देखने लगा जैसे यहां के हालात और बाकी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हो। रेहान को हर हाल में यहां से भागना था और रतिका और लिटिल निशा को अपने साथ सही सलामत लेकर जाना था। पर यहां से भागने से पहले उसे आसपास की हर एक चीज के बारे में सब कुछ पता करना था, इसलिए वह ध्यान से कोने कोने को देख रहा था। रेहान जितना ज्यादा उस गांव को देख रहा था उतना ज्यादा हैरान हो रहा था। उसने जितना सोचा था यह गांव उससे ज्यादा बड़ा था। इस वक्त गांव में कई 100 से ज्यादा लोग थे। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह स्पेशल मार्शल आर्ट में धुरंधर हैं और किसी को भी पल भर में हरा सकते हैं। इतने ताकतवर लोगों को अपने आसपास देखकर रेहान भागने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से पूरे गांव में एक तेज आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को सुनकर गांव में जितने भी लोग थे वह सब अपने घुटनों पर बैठ गए। रेहान ने भी उस आवाज का पीछा किया और पीछा करते हुए उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। इस वक्त उस बड़े से घर से काफी तेज आवाज आ रही थी और अगले ही पल बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में चलते हुए बाहर आ रहे थे। रेहान ध्यान से उन लोगों को देख रहा था। तभी एक बहुत डरावना सा दिखने वाला आदमी भीड़ में से निकलते हुए आ रहा था जिसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी। उसने अपने सिर पर एक ताज पहना हुआ था। भीड़ में से बाहर आते ही इस आदमी ने सबसे पहले उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखा जिन्हें बंदी बनाकर लाया गया था और उसके बाद उसने अपना सिर ने रेहान की तरफ देखा। अभी जो खूबसूरत लड़कियां कैद थीं, उन्हें छोड़कर इस वक्त किंग रेहान के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। किंग सब लोगों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे चलकर रेहान की तरफ आया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ पल के लिए उसे देखने के बाद किंग ने रेहान से पूछा, तुम हमारे ट्राइब के नहीं हो, बाहर से आए हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने हमारे इस माउंटेन एरिया में कदम क्यों रखा? इस आदमी को अपनी भाषा बोलते हुए देखकर रेहान को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि रेहान साफ साफ देख सकता था कि यह किंग खुद भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। किंग का सवाल सुनकर रेहान ने आधा सच बताते हुए कहा, मैं एक बिजनेस पर इंफॉर्मेशन दे दी थी। किंग की बात सुनकर रेहान ने उससे सवाल करते हुए पूछा, आप सब लोग बाहर से आए हैं तो यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? आप सभी वापस अपने घर क्यों नहीं जा रहे? रेहान ने ध्यान से गांव यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से ज्यादा चल नहीं पाते थे या फिर बैग आता था और अपना गुलाम बना लेता था। कुछ लोग जो किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहना चाहते थे
और यहां से वापस जाना चाहते थे। जैसे कि रेहान उन लोगों, वह भी रेहान की बात पर आग बबूला हो गया। जब उसने देखा कि रेहान राजा से इस तरह बात कर रहा है तो उसने रेहान को गाली देते हुए कहा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा से ऐसे बात करने की, तुझे इसके लिए कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इतना कहकर सरदार ने अपनी कमर पर बंधे हुए एक बड़े से बेल्ट को निकाला और रेहान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा ताकि रेहान को राजा के सामने बोलने की सजा दे सके। सरदार को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रेहान ने बिना किसी डर के कहा, अगर तुम मुझे मारकर सबक सिखाना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। अगर तुमने मुझे या मेरे लोगों को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो ध्यान रखना तुम्हारा ऐसा बुरा हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। राजा, जो काफी देर से रेहान को ध्यान से देख रहा था और उसकी हिम्मत देखकर राजा ने रेहान से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम कोई साधारण बिजनेसमैन हो। राजा की बात सुनकर रेहान ने नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन हूं जिसके पास सिर्फ 18 बिलियन है। जैसे ही राजा ने रेहान की बात सुनी तो वह हैरान हो गया और हैरान होते हुए रेहान से बोला, 10 बिलियन तुम्हें छोटी बात लग रही है? राजा के साथ साथ वहां उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे वह सब भी रेहान की बात सुनकर एकदम दंग रह गए। यहाँ का सो कॉल्ड राजा जो इस पूरे माउंटेन को अपने हिसाब से चलाता था और यहाँ रहने वाले लोगों पर जबरदस्ती राज करता था, उसके खुद के पास आज इतने पैसे नहीं थे। इस माउंटेन इलाके में आने से पहले वह सिर्फ एक बॉक्सर था। बॉक्सर होने के दौरान इस राजा ने कुछ अमीर घर के लड़कों को मार दिया था और अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ करके इस सेवेज माउंटेन इलाके में आना पड़ा। अपनी जान को खतरे में डालकर यह बॉक्सर जब इस माउंटेन इलाके में आया तो यहाँ आकर इसे पता चला कि यहाँ पहले से कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स का बसेरा है। शुरुआत में गलती से या कहे कि बदकिस्मती से ये राजा कैनबल लोगों के हाथों लग गया था जो इंसानों को खाते थे और ऑलमोस्ट उन लोगों का शिकार बन चुका था। पर किस्मत से इसने अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग और ताकत का इस्तेमाल किया और उन लोगों से बचकर वहां से भाग गया। वहां से भागने पर किसी अच्छे प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों ने इसे बचाया और इसका साथ दिया। उन्होंने इसे अच्छा खाना दिया और रहने के लिए जगह भी दी। यहाँ रहने के बाद इस बॉक्सर को यहाँ की जिंदगी अच्छी लगने लगी। यह जानता था कि किसी भी हाल में यह यहाँ से भागकर वापस बाहर की दुनिया में नहीं जा सकता, क्योंकि अमीर घर के वो लोग आज भी इसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए इसने यहीं पर रहना सही समझा। धीरे धीरे इस बॉक्सर का मन फैलने लगा और इसने यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दिल जीता और उन लोगों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक पावरफुल ट्राइब बना ली। खाना उसकी बंदी और जिस चीज में जो इंटरेस्ट होगा वो सब कुछ वो अपने पास रखेगा और जब तक उसका मन नहीं भरेगा अपने पास ही रखेगा। और इसमें रेहान किसी भी तरह से उसके सामने सवाल नहीं उठाएगा। और अगर रेहान या किसी और ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो वह बिना किसी रहम के तुरंत उन लोगों की जान ले लेगा। राजा भले ही यहाँ आने वाले लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहा था, पर उसे आज भी अपना शेजोश या बुआ से राजपथ दुनिया से छुपा कर रखना था कि वह इस जंगल में छुप कर बैठा है। और मन ही मन उसे इस बात का डर था कि कोई भी यहाँ से वापस जाकर उसकी ये बात बाहर ना बता दे। इतने टाइम से यहाँ रहने की वजह से राजा ने बहुत सारे लोगों का विश्वास जीत लिया था और बहुत सारे लोग उसके सबसे खास सबॉर्डिनेट्स बन गए थे, जिन्हें वह जंगल के आसपास हमेशा बाहर की दुनिया के लोगों पर ध्यान रखने के लिए तैनात रखता था। हालांकि फिलहाल रेहान उसके सिचुएशन से बिल्कुल अलग था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण सा बिजनेसमैन बिलियन रुपयों का मालिक होगा। इस तरह की स्थिति में उसके पास किसी तरह की कोई चॉइस नहीं थी। उसे हर हाल में रेहान को बहुत ध्यान से ट्रीट करना था, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी अपनी जान भी ले सकती थी और उसका राज भी सबके सामने खोल सकती थी। फिलहाल राजा बाकी चीजों के बारे में ना सोचकर यह सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से रेहान से बहुत सारे पैसे निकलवाने हैं, जिससे वह अपनी बची हुई जिंदगी आराम से काट सके। राजा ने अपने मन में सोचा कि सिर्फ 15 बिलियन या इससे ज्यादा रुपए निकलवाकर वह आराम से बाहर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएगा। उसके बाद उसे उन परिवार के लोगों से डरने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैसे आने के बाद वह अच्छे और ताकतवर लोगों से अपने कनेक्शन बना सकता था और टाइम रहते इन अमीर लोगों से लड़ भी सकता था, यहां तक कि वह उन्हें मरवा सकता था और अपनी बची हुई जिंदगी को इस जंगल में ना जीकर वह बाकी लोगों के साथ आराम से जी सकता था। राजा के मन में रेहान से बहुत सारे पैसे निकलवाने के विचार चल रहे थे,
राजा ने रेहान को बहुत ध्यान से देखा और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि चुकानी पड़ेगी। इस मामले में मित्तल फैमिली कोई भी रहम नहीं करती। हालांकि इन लोगों से निपटने के लिए रेहान के सबॉर्डिनेट्स और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के लोग ही काफी है। रेहान को कुछ होने पर वे पक्का मित्तल फैमिली से पहले बाहर निकलना और भी मुश्किल। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम फ्रीली घूम सको। अब चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह इसी जेल में पड़े रहो। रेहान की तरफ से ध्यान हटाकर राजा ने एक बार फिर अपना ध्यान उन सुंदर लड़कियों पर लगाया जिन्हें उसके सबॉर्डिनेट्स ने उसके लिए इकट्ठा किया था। एक बड़ी सी जेल के भीतर 70 से 80 सुंदर लड़कियां थीं जिन्हें अलग अलग ट्राइब से पकड़ा गया था। उन सुंदर लड़कियों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह डर के मारे कांप रही थी। हालांकि राजा की नजर में वह बहुत ही साधारण लड़कियां ऑर्डिनरी लगने लगी। रतिका इन नेटिव वुमेन के बीच में किसी गॉड्स की तरह लग रही थी। इस माउंटेन किंग को रतिका से मिलने की जल्दी हो रही थी। अब वो और ज्यादा नहीं रुक सकता था। वो लगभग हाथों को मलकर भागते हुए जेल के सामने खड़ा हो गया और घूर घूर कर रतिका को देखने लगा। राजा ने अपने सबॉर्डिनेट्स को बेसब्र होते हुए ऑर्डर दिया, खोलो खोलो इस किंग को रेहान की कमजोरी मिल गई थी, इसलिए अब उसे रेहान से डर नहीं लग रहा था। किंग ने हाथ से इशारा करते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स से कहा, इस लड़के को पिछली केव में कैद कर दो। किंग के सबॉर्डिनेट्स के मन में पहले से ही रेहान को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। वो उससे नफरत करते थे और अब तो उन्हें किंग से परमिशन भी मिल गई थी। वो तुरंत ही ऑर्डर को फॉलो करने लगे। उन्होंने रेहान को उसके छोटे से केज से बाहर ही नहीं निकलने दिया, बल्कि उन्होंने कुछ पावरफुल सबॉर्डिनेट्स को बुलाया जो दिखने में इनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने रेहान के केज को चारों तरफ से उठा लिया। रेहान ने एक बार और अपने केज से बाहर निकालने का प्रयास किया और केज के मैगेट पर जोर से एक किक मारी, पर गेट पर कोई असर नहीं हुआ। रेहान फिर से किसी केव में बंद होने जा रहा था। अब तो उसे लगने लगा था उसका और केव का कोई संबंध था। रेहान ने चिल्लाते हुए कहा, तू एक दुष्ट किंग है। यह मेरी तुझे आखिरी चेतावनी है। अगर तूने अपने गंदे हाथों से मेरी फ्रेंड को टच भी किया तो मैं तेरी वह दुर्गति करूंगा। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे कब्र भी नसीब नहीं होगी। रेहान चिल्लाते हुए लगातार पैर से केज के मेगा गेट पर किक मारे जा रहा था। हालांकि किंग को रेहान की कही किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रेहान को तड़पता देखकर खुश हो रहा था और कोल्ड स्माइल के साथ उसने रेहान से कहा, हाँ, तुम्हें दूसरों से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कमीने रेहान दहाड़ता ही रह गया, पर कुछ कर नहीं पाया। रेहान ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि यह किंग इतना अय्याश निकलेगा कि खुद को आधे घंटे भी रोक नहीं पाएगा। अब रेहान चपिंग बोर्ड पर पड़ी किसी मछली की तरह था जो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। रेहान ने एक नजर उठाकर इनकंपेरेबल रिग्रेट के साथ रतिका को देखा। जब उसने सोचा कि किंग ने किस तरह उसकी दोस्त रतिका की इंसल्ट की थी, तो उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पर जब रेहान ने निराश होते हुए रतिका को देखा, तब रतिका ने चुपके से रेहान को शांत रहने के लिए हाथ से इशारा किया। रेहान शॉक्ड हो गया। ये रतिका कैसी लड़की है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वह शांत थी। तभी रेहान ने रतिका को अपने बैकपैक की तरफ इशारा करते हुए देखा। रेहान तुरंत समझ गया ट्राइब के जिन ग्रुप्स ने इन लोगों को पकड़ा था वो इनके बैग्स को नहीं ले गए थे। शायद उन्हें लगा होगा कि पेड़ की छाल से बने बैग की कोई कीमत नहीं होगी। यहाँ की सभी नेटिव ट्राइब्स अत्यंत गरीब थी। इनके बैग में थोड़े से खाने के अलावा कुछ मीनिंगलेस हैंडमेड मूर्तियां भी थी। इसीलिए रेहान और रतिका को पकड़ने के बाद यह लोग थोड़े आलसी से हो गए और इन्होंने बैग ले जाना जरूरी नहीं समझा। सेवेज माउंटेन में कभी भी कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन रेहान को पता था कि रतिका के बैग में क्या था और वह कितना वैल्यूएबल था। रतिका जैसी जीनियस स्टूडेंट ने यह बैग ऐसे ही नहीं लटकाया था। जब वो उस स्मॉल ट्राइब में थी तब उसके पास करने के लिए कुछ खास होता नहीं था, तो वो अपने खाली समय में अपने लिए कुछ छोटे मोटे टूल्स बनाती थी। कुछ दिन पहले एक शिकारी दस्ते की मदद से उसने वास्तव में एक बड़ी इलेक्ट्रिक ईल फिश को पकड़ने के लिए रैट एंड वाइन से बने हुए नेट का इस्तेमाल किया था। उसके बाद कोई नहीं जानता था कि रतिका ने ईल के इलेक्ट्रिकल टिश्यू को निकालने के लिए किस मेथड का यूज किया था। 2 दिन की कड़ी मेहनत से रतिका ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई। यह बैटरी इतनी ताकतवर थी कि इसकी मदद से 1 सेकंड में छोड़ा गया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट एक जंगली सुआ को जमीन पर गिरा सकता था। आम आदमी पर इसके प्रयोग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्दी आदमी इसकी चपेट में आ जाए
तो कंफर्म है वह सदमे में आकर बेहोश हो जाएगा, भले ही उसकी मौत ना हो। रेहान यह बात समझ चुका था कि रतिका ने इस किंग से निपटने के लिए सेल्फ मेड इलेक्ट्रिक बैटरी को यूज करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन रेहान की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कोशिश करने के बाद भी वह अपने जेल से छूट नहीं पा रहा था। उसे किसी केव में बंद किया जा रहा था और इधर रतिका को अकेले ही इस फॉर्मिडेबल माउंटेन किंग के साथ साथ उसकी पूरी ट्राइब से सामना करना था। अगर रतिका के साथ कुछ बुरा होगा तो रेहान चाहकर भी मदद नहीं कर पाएगा और उसे इस बात का बहुत अफसोस होगा। अनफॉर्चुनेटली रेहान चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, उसके पास इस समय कोई और अच्छा आइडिया नहीं था। जल्द ही उसे माउंटेन के ईस्ट में ले जाया गया और वहां से रेहान अब गांव को नहीं देख सकता था। किंग अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने रतिका से कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, चिंता मत करो और मेरे साथ आओ। तुम यहां अच्छा खा पी सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि उस लड़के का पीछा करने की तुलना में यह अधिक आरामदायक होगा। रतिका ने किंग को देखकर स्वीट स्माइल देने का नाटक किया और कहने लगी, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो इस बच्ची का क्या होगा? रतिका के साथ लिटिल निशा को भी लाया गया था। इस समय वह डर के मारे एरिया, लेकिन इसके तुरंत बाद रेहान की सोच पूरी तरह से पलट गई। केव के अंत में नेटिव बार्बेरियंस ने केज को नीचे रख दिया। उसके बाद कैफली एक मोटी लकड़ी के कवर को ग्राउंड से धक्का देकर हटा दिया। वास्तव में उस कवर के नीचे एक और केव थी और यह केव नीचे की ओर वर्टिकली बनी हुई थी। चून की गुफा में कोई मशाल नहीं जल रही थी, इसलिए रेहान स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि गुफा कितनी गहरी थी। कवर खुलने के बाद नेटिव लोग और भी तेजी से काम करने लगे। उन्होंने रेहान के जेल रूपी केज को स्केट व्हील के एक ग्रुप पर लटका दिया और फिर जुड़े हुए व्हील्स को घुमाया और फिर रेहान के जेल को स्केट व्हील के एक ग्रुप के ऊपर लटका दी। रेहान और केज दोनों को तेजी से उसी वर्टिकल केव में नीचे भेज दिया गया। लगभग 1 मिनट के बाद पिंजरे के नीचे से एक आवाज आई। केज ग्राउंड को टच कर गया था। रेहान को पता था यहाँ क्या हो रहा है। उसने अनुमान लगाया कि यह गुफा का ग्राउंड ऊपर से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था। इसके बाद उसके सिर के ऊपर किसी चीज के टकराने की आवाज आई। उन बार्बेरियन लोगों ने रेहान के केज पर लटकी रस्सी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और तुरंत लेड को बंद कर दिया। यहाँ तक कि रेहान के तरफ की एकमात्र रोशनी भी चली गई थी। यहाँ इतना अंधेरा था कि उसे अपनी आंखों के सामने अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वह यहाँ की नेटिव लैंग्वेज भी नहीं समझता था। इसलिए उसे नेचुरली नहीं पता था कि इन लोगों ने उसे किस तरह की अजीब जगह पर भेज दिया था। जहां तक माउंटेन किंग की बात है, उसके पास रेहान को समझाने का समय नहीं था। कंप्लीट डार्कनेस के कारण लोगों को हमेशा फियर की फीलिंग आती रही। इसके अलावा वो इस समय जिस जगह पर था वह बेहद ठंडी थी और इतनी शांत थी कि उसके दिल की धड़कन भी ढोल बजने जैसी लग रही थी। रेहान को इस बात का डर था कि अगर इस स्थिति में कोई अननोन डेंजर होगा तो वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। उसने जल्दी से अपने बैग से रतिका के बनाए हुए ओनियर लैंप को निकाला। यह ओनियर लैंप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं था जो बाहर से लाया गया हो, बल्कि यह ओनियर लैंप रतिका ने खुद उस स्मॉल ट्राइब में बनाया था। लैंप की पूरी बॉडी को एक बड़े जानवर की बोन से बनाया गया था और रिफाइंड एनिमल फैट को अंदर जमा किया गया था। लैंप शेड फिस्ट के आकार के प्लांट के सीड से बनाया गया था। शेल को हटाने के बाद अंदर ट्रांसपेरेंट हार्ड मेम्ब्रेन की एक परत। मोर ओवर बर्निंग पॉइंट बहुत अधिक ऊंचाई पर था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि फ्लेम उसे जला देगी। जब रेहान ने फ्लिंट स्टोन की हेल्प से ऑयल लैंप को जला लिया, तब जाकर वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लियरली देख पाया। इस समय वो ऐसे केव में था जिसका डायमीटर 2 मीटर का था। उसके एक तरफ माउंटेन वॉल थी, वही उसके सिर के ऊपर वही वर्टिकल केव थी जिससे उसे नीचे भेजा गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की दूसरी साइड एक लंबी केव थी। ऑनियर लैंप का लाइट सोर्स इतना ब्राइट नहीं था, इस वजह से रेहान को पता ही नहीं चल पाया कि यह गुफा कितनी बड़ी है। हालांकि इस केव को देखने से इतना तो फील हो रहा था कि यहाँ पर रेहान के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर बस वो है और अनबेरेबल कोल्ड। रेहान अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो नेटिव लोग किस चीज से इतना डर रहे थे और किंग ने उसे यहाँ क्यों छोड़ रखा है। उसे अब तक मारा क्यों नहीं गया? क्या किंग चाहता है कि वो स्टड होकर तड़प तड़प कर मर जाए? रेहान ने अपने सिर को झटका। उसने अपने बैग से खाने को बाहर निकाला और साइलेंटली कैलकुलेट करने लगा। वह इस बात का अंदाजा लगाने लगा कि अगर वह बच के बाहर नहीं निकल पाया तो वह कितने दिन यहाँ रोक पाएगा, या वह भी बच भी पाएगा या नहीं। रेहान को यहाँ की भाषा नहीं पता थी, इसलिए वह यह भी नहीं जान पाया था
कि उसे कहां लाया गया। रेहान ने अपने बैग में रखे हुए खाने को निकाला और चुपचाप उसे देखने लगा, जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहा। रेहान ने अपने मन में अनुमान लगाने लगा कि अगर वह यहाँ से लंबे टाइम तक नहीं निकल पाया तो उसके पास जिंदा रहने के लिए कितने टाइम तक का खाना रहेगा जिससे वह भूखा मर ना जाए। कुछ देर तक ध्यान से कैलकुलेशन करने के बाद रेहान थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जितना वह सोच रहा था सिचुएशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अचानक से इतना सब कुछ हो गया था कि रेहान को ज्यादा तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला था। जब वो और रतिका और लिटिल निशा के साथ उस जंगल के प्रिमिटिव विलेज के लोगों के पास से भागे थे, तो उस वक्त ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी में थे। का इस्तेमाल करता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 5 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद इसे भूखा ही रहना पड़ेगा। वहीं इन सबसे अलग गांव में आज राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसे अपनी मनपसंद लड़की मिल गई थी और इसी खुशी में एक्साइटेड होकर उसने पूरे गांव के लिए शानदार खाने का आयोजन किया था। जब टेस्टी खाने और पीने से उसका पेट भर जाएगा, तब जाकर वह इस खूबसूरत लड़की के साथ अपना समय बिताना शुरू करेगा। रतिका को यहाँ के नौकरों ने बहुत अच्छे से तैयार किया था और उसे आज की बैंक्वेट पार्टी में एक स्पेशल ड्रेस पहनने किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी, जो उसे बहुत नसीबों से मिली थी। फिलहाल राजा कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे रतिका उससे नाराज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा रतिका को अपना दिल दे बैठा था। वह हर हाल में उसे पाना चाहता था। इसीलिए यह सब कुछ सोचकर राजा ने रतिका के यहाँ कहने का इंतजार किया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखी। तभी रतिका ने अपने खूबसूरत हाथों को आगे बढ़ाते हुए राजा से पूछा, किंग, जो आदमी मेरे साथ यहाँ आया था, आपने उसको अंदर गुफा में बंद क्यों करवाया है? क्या आप उसे बाहर आने देंगे? अपनी बात कहकर रतिका राजा की तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि राजा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। जिस वाइन के गिलास से वह वाइन पी रहा था, उसे उसने गुस्से से वापस नीचे रख दिया। इस वक्त राजा की आंखों में जो भाव नजर आ रहे थे, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि राजा मन ही मन रतिका के मुंह से रेहान की बात सुनकर काफी ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। वैसे तो राजा आज तक हमेशा एक ही काम करता था। जिस भी लड़की के साथ वह खेलता था या जिससे उसका मन भर जाता था, उसे वो अवार्ड के तौर पर अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता था ताकि वे लोग भी ऐश कर सके। पर फिलहाल रतिका के मामले में बात अलग थी। रतिका राजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी और कहीं ना कहीं अभी तक राजा के दिल में उसने जगह बना ली थी। आफ्टर ऑल इतने टाइम बाद पहली बार राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। इतने पिछड़े हुए और बड़े माउंटेन इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की को देखना अपने आप में बहुत दुर्लभ नजारा था, जिसे राजा ने आज फाइनली देख लिया था। और सिर्फ देखा ही नहीं था, बल्कि इस नजारे को अपने साथ कैद करने के लिए अपने पास रख भी लिया था। शुरू में रेहान ने पहले ही राजा को बता दिया था कि रतिका उसकी दोस्त है और इस राजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे इस खूबसूरत लड़की को रेहान से छीन लिया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि अगर कल को रेहान ने बदला लेने के लिए उसके साथ कुछ कर दिया तो उसका क्या होगा। राजा को बस रतिका से मतलब था और बाकी उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं हो रही थी। हालांकि रेहान से रतिका को छीनने के बाद भी रतिका को इस तरह रेहान की परवाह करते हुए देखकर राजा मन ही मन बहुत ज्यादा नाराज हो रहा था। राजा ने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सख्त आवाज में रतिका से पूछा, क्या कहा तुमने? क्या तुम अभी तक उसे आदमी को नहीं भूली हो? रतिका को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि राजा को गुस्सा दिलाकर वो उसके खिलाफ जा रही है, बल्कि राजा की बात सुनकर रतिका ने मुस्कुराते हुए कहा को हुआ और धट से अगले ही पल चुप हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने रतिका को कोई ऐसी बात बताती है जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। यही सब सोचकर उसने जल्दी से अपनी बात को पलटते हुए कहा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक गुफा है और इस गुफा के अंदर गहराई में जाकर कुछ अजीब से फिनोमिना पाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी खास नहीं है और डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने बाहरी दुनिया को ज्यादा नहीं देखा है, इसीलिए इन लोगों को छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता है और इसी वजह से यह लोग इस गुफा को डेविल केव कहकर बुलाते हैं। राजा की बात सुनकर रतिका ने सोचते हुए कहा, वो तो ऐसी बात है। इतना कहकर रतिका आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम कहां ये इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो पहले चलकर एक अच्छी सी ड्रिंक पीते हैं। फिलहाल रतिका को रेहान की सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी।
पर वो इस वक्त किसी भी हाल में इस बेवकूफ आदमी पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहती थी और इसीलिए उसने बहुत ही खुशी के साथ राजा के साथ वाइन पीना शुरू कर दिया। जैसे ही वाइन रतिका के मुंह में गई तो उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने तुरंत अगले ही पल फवारे की तरह सारी वाइन अपने मुंह से बाहर निकाल दी। लिटिल निशा जो रतिका के बगल में बैठी थी, उसने जब रतिका को इस तरह करते हुए देखा तो तुरंत उसकी इस हरकत को ढक लिया। इस वजह से आसपास के किसी भी इंसान को रतिका की इस हरकत के बारे में पता नहीं चला। लिटिल निशा इन सब बातों में काफी होशियार थी। राजा जल्द से जल्द इस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक बार पार्टी खत्म हो जाएगी तो वह तुरंत सब लोगों को यहां से भगा देगा और जल्दी ही रतिका को अपने स्पेशल डेकोरेटेड कमरे में ले जाएगा। यह सब कुछ सोचकर लिटिल निशा थोड़ी परेशान हो गई और परेशान होते हुए रतिका से बोली, दीदी आपको डर नहीं लग रहा है क्या? लिटिल निशा की बात सुनकर रतिका ने बहुत ही प्यार से उससे कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन सब चीजों से निपटने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जब मैं इसके साथ कमरे में जाऊंगी तो तुम वहीं कहीं छुप जाना और जब ये आदमी नशे में जाने लगेगा तो हम लोग वहां से भाग जाएंगे। रतिका की बात सुनकर लिटिल निशा ने परेशान होते हुए पूछा, तो फिर रेहान भैया का क्या होगा? लिटिल निशा और रतिका की बात मानते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह अगले ही पल वहां रखे हुए एक लकड़ी के स्पेशल बाथ टब में जाकर बैठ गया और बहुत ही रिलैक्स होते हुए बोला, वाकई यह पानी काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे इस वक्त काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हें भी यहां आ जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक बार के लिए तो रतिका को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और थोड़ा शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे लगता है कि मुझे यहीं बैठकर आपके कंधों को दबाना चाहिए, इससे आपको और ज्यादा अच्छा महसूस होगा। इतना कहकर रतिका जल्दी से राजा की पीठ की तरफ जाकर बैठ गई और उसने अपने हाथ में इतनी देर से छुपाई हुई सेल्फ मेड इलेक्ट्रिक बैटरी को बाहर निकाल लिया। रतिका उसका इस्तेमाल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही राजा ने तुरंत पीछे मुड़कर उसे देखते हुए चमकती हुई आंखों से रतिका से पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में क्या है? रतिका ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि राजा अचानक से इस तरह पीछे मुड़ जाएगा और उससे सवाल करने लगेगा। एक बार के लिए तो रतिका बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने डर को अपने काबू में किया और खुद को रिलैक्स करते हुए बहुत ही शांत लहजे में राजा से बोली, यह एक तरह का लेप है जिसे नहाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके शरीर पर थोड़ा सा लगा देती हूं, आपको अच्छा लगेगा। रतिका की बात सुनकर राजा ने हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। इतना कहकर वह अपना हाथ आगे बढ़कर रतिका के हाथ से उस इलेक्ट्रिक बैटरी को छीनने की कोशिश करने लगा। इस वक्त रतिका ने अपना सारा प्लान इस इलेक्ट्रिक बैटरी के बेसिस पर ही बनाया था। अब अगर वह भी इससे दूर हो जाएगी तो रतिका खुद को इस जंगली राजा से कभी बचा नहीं पाएगी। इस वक्त रतिका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इस बेवकूफ आदमी को अभी मार दे और यहां से भाग जाए, पर वह इतनी जल्दी इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती थी। इसलिए उसने बस गुस्से से अपने दांतों को पीसा और चेहरे पर हल्की झूठ की मुस्कान ले आई। जैसे ही रतिका ने देखा कि राजा उसके हाथ से इलेक्ट्रिक बैटरी को लेने वाला है, तो उसने तुरंत उसका बटन ऑन कर दिया और उसे जैसे ही उसने रतिका की आवाज सुनी, वह भी